रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स का इंतज़ार हुआ ख़त्म। 10th क्लास कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंडक्ट किया गया मैथमेटिक का मेरे चैनल से, उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर से, और ये टोटली फ्री था। जिन जिन बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया और हमने इसको कंडक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी के साथ मैंने इसको चेक किया अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी टाइम लग गया, बीच में बेटा ईद आ गई थी, ज़ाहिर है थोड़ा मसरूफ़ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा रिज़ल्ट में जो है वो चेक करने में थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ताख़ीर हुई है। इसके लिए माज़रत है। और 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं ज़ाहिर है उनका भी था, और एकदम बस मैंने दोनों बच्चों का जो है पेपर दोनों क्लासेस का जो है वो पेपर एक साथ कंडक्ट किया 1-2 दिन के गैप से, तो वो मिक्स हो गए PDF, थोड़ा मुझे अरेंज करने में प्रॉब्लम हुआ। खैर जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का पेपर जो है रिज़ल्ट बना लिया गया है। और जो मिस्टेक्स आप लोगों की हुई हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, आप यकीन जानिए, मुझे मैट्रिक क्लास का पेपर चेक करने में बहुत मज़ा आया और मेरा दिल खुश कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम बच्चों ने, जितने भी बच्चे, मैं ये नहीं कहती जिनके नंबर कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, माइनर मिस्टेक्स आप लोगों की हुई हैं, वो मिस्टेक्स भी मैं आप लोगों के नाम के साथ बताऊंगी जिन जिन बच्चों ने जो मिस्टेक्स की हैं, ठीक है जी, सब कुछ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, जो मैंने 15 डे टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया था और कहा था कि आप इस तरीके से अपने सेक्शन C की तैयारी करें, इन क्वेश्चंस को आप सेक्शन B के लिए रेडी करें, और उमूमन तकरीबन 95% बच्चों ने वैसे ही किया। और मुझे तो पेपर चेक करने में बड़ा मज़ा आया, आंसर्स भी याद हो गए जी। अब मुझे पता था जब मैं पेपर चेक करती तो मज़े की बात ये प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त थी। लड़के इस दफ़ा ज़्यादा थे, लड़कियाँ कम थी, लेकिन जो है मज़ा आ गया आप लोगों की प्रेजेंटेशन देखते हुए। बॉयज़ ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ पेपर किया, जबकि बॉयज़ इतना अच्छा पेपर करते नहीं हैं, ठीक है। तो लड़कियां जो हैं हमारी गर्ल्स करती हैं जी, सजा के और मुट्ठी भर के पेन पकड़ लेती हैं एग्ज़ाम में जी, नीला पेन, ब्लू, ब्लैक, और ये तमाम कलरफुल, और जी बड़े मज़े से लड़का जाता है एक पेंसिल और ब्लू पेन लेके, सिंपल बिल्कुल रूखा सा पेपर, लेकिन बड़ा मज़ा आया मुझे देखते हुए कि प्रेजेंटेशन से लड़कों ने पेपर दिया। खुशी हुई। देखो टीचर जब खुश हो जाता है ना बेटा, तो याद रखें उनकी मेहनत क्या हो जाती है, वसूल हो जाती है। ज़ाहिर है मैंने आपसे कुछ चार्जेस थोड़ी लिए हैं इस चीज़ के, कोई मैंने आप लोगों से इस पेपर जो कंडक्ट किया कोई मैंने इसकी कोई फ़ीस ली है आपसे नहीं। जो मैंने पढ़ाया मुझे ये था कि मैं आप लोगों का पेपर कंडक्ट करूँगी। न्यू आपकी बुक आई है तो एक पेपर आप लोगों का लेना चाहिए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह पिछले साल 2022 में भी हमने कंडक्ट किया था। हमें अभी भी याद है अरसला खान ने 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेकर उस बच्ची ने जो है वो पोजीशन ली थी हमारे ग्रुप में। लेकिन इस दफ़ा जो है 75 तो कोई नहीं ला सका, माइनर मिस्टेक की वजह से 74 मार्क्स जो है वो आप लोगों के आए हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन वो भी एक नंबर तमाम बच्चों को मैंने दिया जिनके 74 थे, 3 थे उनको 74 कर दिया गया, जिनके 72 थे उनको 73, क्योंकि एक MCQs में टाइपिंग मिस्टेक थी। आप तमाम बच्चों को बताया वो ओमेगा वाला जो क्वेश्चन था जिसमें ओमेगा के ऊपर होल स्क्वायर आना चाहिए था, जैसा कि वो आपको बराबर में स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, तो वहाँ पे एक मिस्टेक थी। नहीं तो मैं अभी आप लोगों को दोबारा जब अभी MCQ सारे समझाऊंगी, सारी बातें अभी आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वो MCQ किस तरीके से था, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ज़रा मेरी नज़र से भी मैंने हालांकि 1-2 दफ़ा आप लोगों का पेपर जो है वो रीचेक किया, टाइपिंग होने के बाद जब मेरे पास आया तो मैंने देखा अच्छे तरीके से उसको, लेकिन बस वो मेरी नज़रों से चला गया, वो ओझल हो गया, हो जाता है इंसान से। गाने रमज़ान भी था थोड़ा सा, इस वजह से भी थोड़ा सा मैं मसरूफ़ भी ज़्यादा थी, ठीक है। खैर वो 1 नंबर मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स को दिया है, क्योंकि वो ऑप्शन में ज़ाहिर है वो चीज़ नहीं थी जो क्वेश्चन में आंसर मैंने ऑप्शंस बिल्कुल ठीक लिखे थे उसके, लेकिन वो होल स्क्वायर लगाना बच्चा भूल गया जिसे टाइपिंग करवाई थी, तो उसकी वजह से 1 नंबर मैंने आप तमाम बच्चों का उसका दिया है, ठीक है जी। वो तो आपको उसका 1 नंबर मिल गया, बाकी कोई मिस्टेक नहीं थी। और जिन बच्चों ने ज़्यादा मिस्टेक्स की हैं वो उनकी अपनी मिस्टेक्स हैं, ठीक है जी। और 74 नंबर लेकर हाफिज़ा, माशाल्लाह हाफिज़ा हैं, अनुषा ने 74 मार्क्स लेके फ़र्स्ट पोजीशन ली है, और इसरार बच्चा 74 नंबर लेके आपने भी फ़र्स्ट पोजीशन ली है, और हानिया कामरान नाम की बच्ची है, इसने 74 मार्क्स लिए हैं। और एक बात, अफसोस इस बात का भी है कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में जैसे मेरा बच्चा वासिल अहमद है और महानूर राहील हैं, ये बच्चे मेरे माशाल्लाह से हर टेस्ट में एक्टिव रहते हैं और फुल मार्क्स लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा इनकी मेरे ग्रुप में मतलब पोजीशन नहीं आई। जैसा कि अरसला खान का नाम मैं बार बार इसलिए लेती हूँ कि उनके 75 मार्क्स मैट्रिक क्लास में थे, और साथ ही साथ जो है
उनका जो बोर्ड में उन्होंने जो है वो 4th पोजीशन ली है हमारे कराची बोर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह। 1 नंबर 2 नंबर इनके और होते तो 3rd पोजीशन इनकी थी, उनके स्कूल के बच्चों की 3rd पोजीशन आई है। मैट्रिक बोर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है। और उनका प्रेजेंटेशन पेपर भी मैंने आप लोगों के साथ दिखाया। तो इस दफ़ा तो प्रेजेंटेशन पेपर मैं किसका छोड़ूं और किसका दिखाऊं, कहते हैं ना उस्तानी जी का दिल खुश कर दिया। हर बच्चे की प्रेजेंटेशन आउट क्लास थी, बहुत ज़बरदस्त थी, आला थी। चाहे वासिल अहमर हों, चाहे महानूर हों, चाहे हाफिज़ा नूशा हों, चाहे इसरार बच्चा हो, ये हानिया कामरान, ये मोहम्मद उबैदुल्ला बच्चा जो है, राबिया नौरीन है, फिर फ़ातिमा मुनव्वरा, इन तमाम बच्चों की जो है भाई प्रेजेंटेशन आउट क्लास थी। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोगों की जिससे 1-1 2-2 नंबर कटे। याद रखें 73 वाले जितने भी बच्चे हैं ना, अच्छा यहाँ पे मानूर राहिल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बेटा, यहाँ पर 70 नंबर है, मुझे याद आ गया, वो गलती से 73 हो गया। 1 मिनट, चले यहाँ आ जाते हैं, दोबारा से आ जाते हैं हम यहाँ पर। पहले मैं आपको पोजीशंस बता देती हूँ, आपकी 3rd पोजीशंस तक बता के फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपकी मिस्टेक्स क्यों हैं। जिन जिन बच्चों ने 74 और 73 मार्क्स लिए हैं, इनका सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई भी मिस्टेक नहीं थी, ये याद रखेंगे आप लोग। और इनका जो 1-1 2-2 नंबर जिनके कटे हैं वो इनके MCQ से कटे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इनके जो ये 1 और 2 नंबर कटे हैं आप लोगों के, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके MCQ सेक्शन से आपके जो है ये नंबर कटे हैं, समझ में आ गया अभी आप लोगों को। तो आपने परेशान नहीं होना, वो जो 1-2 MCQs आप लोगों के हुए हैं वो आपने उसको अच्छी तरीके से करना है। एक PDF आप लोगों के लिए मैंने रेडी किया है, इंशाल्लाह वो आप लोगों को 1-2 दिन में चैनल के ऊपर जो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है। आप लोगों ने जो है इसको देखना है अच्छे तरीके से और कोई भी मिस्टेक जो है उसमें नहीं करनी। इंशाल्लाह MCQ सीरीज़ भी दोबारा स्टार्ट करूँगी, तमाम चैप्टर के 17 to 30 चैप्टर्स तक अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है जी, वो भी आपको बताएंगे। अभी आ जाते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं जी। मोहम्मद उबैदुल्ला ने 73 मार्क्स लिए हैं, राबिया नौरी ने 73, वासिल अहमद ने 73, फ़ातिमा मुनव्वर ने 73 और अली अकबर ने 73। तो वासिल अहमद मेरे ग्रुप का बच्चा है, माशाल्लाह से इन्होंने भी 73 मार्क्स लेकर 2nd पोजीशन हासिल की है। और जी जनाब, बाकी मेरे चैनल से बच्चे आए, बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने अटैम्प्ट किया है। और बच्चे भी 100 बच्चा भी आके पेपर देता तो मैं उसका पेपर जो है वो चेक करती। अच्छा जी, ये एक्चुअली मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, मैंने PDF टाइप किया था तो मैं वहीं पे वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए एडिट हुआ जा रहा है। कोई 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाए तो आप लोग जो है वो उसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, 3rd आ जाते हैं। 3rd पोजीशन महानूर राहिल ने ली है, महानूर यूसुफ ज़ही, ये 2 बच्चियाँ महानूर नाम की थी, इससे मैंने पहचान लिया है। राहिल नाम की बच्ची जो है ये मेरे ग्रुप की है, और ये महानूर यूसुफ ज़ही बच्ची, इसके में भी 70 नंबर लिए हैं। और सानिया कादिर नाम की एक बच्ची आई है फेसबुक से, इन्होंने 73 मार्क्स लिए हैं। मोहम्मद इमरान ख़ान ने 69 मार्क्स लिए हैं, और सना खान ने 68 और फ़िज़ा ने 64, और ये राहिम अली ने 63, मुज़म्मिल शाह ने 62, और साथ में अनस सुलेमान ने 60, शाहिस्ता नाम की बच्ची ने 56, ये भी फेसबुक से हैं। और इसके अलावा इनके आगे फ़ादर ने मुझे समझ नहीं आया था तो मैंने इनका सिर्फ नाम लिख दिया, बेटा आप फेसबुक से थी। हफ्सा फारूक ने मैसेंजर में मुझे भेजा था, ठीक है। हफ्सा फारूक ने 54 और मरियम बीबी ने 48 एंड उमर हैदर ने 45। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, अल्लाह पाक जो है मज़ीद कामयाबी दे, आप लोगों को मज़ीद तरक्की दे, और ईमानदारी से अगर आप लोगों ने पेपर किया है तो ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ जो आप लोगों की मेजर मिस्टेक्स हुई हैं। एक मेरी बात याद रखें, मोहम्मद उबैदुल्ला बच्चे, आपकी 8 नंबर मैं पूरे काट रही थी, लेकिन जब मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी पेपर की और मैंने आपको वो चीज़ समझा भी दी आई थिंक व्हाट्सएप पे कि वो आपकी जो मिस्टेक थी इन्वर्स वाले क्वेश्चन में, तो उसमें आपने बहुत जो है माइनर सी मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल कट गया। तो याद रखिएगा, ये फिर भी मैंने आपको नंबर आपकी प्रेजेंटेशन पर दिए हैं, नहीं तो आपके 8 नंबर कट जाते, ठीक है जी। लेकिन मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं इग्नोर कर देती हूँ, और एग्ज़ामिनर के दिल में भी ऐसी बातें आती हैं। जब आपका पेपर बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छी जा रही होती है, तो एग्ज़ामिनर इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके पूरे नंबर दे देता है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँगी, इसरार 786 जिनकी ID थी, जिन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन भी ली है, माशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन आउट क्लास थी। और हाफिज़ा अनुषा, आपकी भी माशाल्लाह से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है जी। आपका 1-1 नंबर जो कटा है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपको आपने MCQ ज़ाहिर से वो तो MCQ तो आपको ही पता होगा कि आपके कौन से गलत हुए हैं ना, क्योंकि मेरे पास उसका रिकॉर्ड सिर्फ आंसर्स में आया है
क्योंकि मेरी वेबसाइट पे जो आप लोग वहाँ से पेपर कर रहे थे, तो मेरे पास जो सबमिट होता था पेपर, आपको पता ऑटोमेटिकली ऊपर जो है वो सबमिट भी हो जाता है पेपर। उसके अकॉर्डिंग जो नंबर आए हैं उसको अकॉर्डिंग मैंने एक नंबर जो है वो सबको दिया है, ठीक है। तो अभी इसी तरीके से एक मैं आपको बताती चलूँ, फ़िज़ा नाम की बच्ची थी, आई थिंक जी फ़िज़ा। मेरा बच्चा, आपका जो नंबर कटा है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों से कटा है, और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं आपके 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर काट रही थी। ये फ़िज़ा नाम की बच्ची कहाँ है, मैं आपको दिखाऊँ, जिनके 64 नंबर आए हैं। आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे नोट भी किया है, जिसमें आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था पाई आर स्क्वायर करके। मैं अपना पेन ओपन कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बेटा, ये देखें, आपकी जो सब बच्चों की 2-4 मिस्टेक है नीचे वाले बच्चों की ना, एरिया ऑफ द सेक्टर का जिन बच्चों ने फॉर्मूला किया था हाफ पाई आर स्क्वायर था ना, थीटा आर स्क्वायर था। अब थीटा आपके पास गिवन था, देखो सिंपल कैलकुलेशन किया करें। थीटा था आपके पास पाई/4 जो गिवन था, और आर आपके पास आई थिंक 4 था, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। देखो सिंपल इधर ही हो गया, और पाई हो गया, और ये 4 हो गया। देखो अब ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो क्यों ना पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए ताकि कटिंग करने में आसानी हो जाए। हम अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा पाई 1 ज़ा पाई, और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और यहाँ हो जाएगा 16। तो ये हो गया 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हमारे पास बेसिकली ये हो गया 2 पाई। आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल ऐसे करना था। इसमें पता नहीं आप लोगों ने क्या क्या किया हुआ था। मैं आप लोगों को अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स बताने के बाद, जो आप लोगों की ज़्यादातर मिस्टेक्स बच्चों की थी, वो बताने के बाद फिर मैं आपको भी तमाम एमसीक्यूज़ जो है वो बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करूँगी इन डिटेल, और फिर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन पेपर भी दिखाऊंगी बच्चों के, तमाम बच्चों के, कि जिस बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, कि अच्छा बहुत ज़बरदस्त उनकी प्रेजेंटेशन थी, दिल खुश किया है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मेहनत वसूल हुई, मुझे लगा कि मैंने जो पढ़ाया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे, और इसी तरह अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि मेरे बच्चों का ऐसा ही रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम में भी आए, ठीक है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपका ऐसा ही रिज़ल्ट आए इंशाल्लाह वो मेरी असल कामयाबी होगी। एक टीचर बेटा ये यकीन जानिए तभी खुश हो जाता है कि जब वो देखता है, उतनी मेहनत करता है, और जब उसको उसका फल मिल जाता है, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है खुशी ही होती है ना इंसान को। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरे बच्चों ने जिस तरह प्रेजेंटेशन से पेपर दिया, मुझे बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स बॉयज़ थे, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया। अच्छा जी, अब मेन चीज़ जो गलती थी, मैं एक बच्चे का नाम लेना चाहूँगी, है जी फ़िज़ा नाम की बच्ची, जिसने 64 मार्क्स लिए हैं। बेटा, आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या थी? आपने, जैसा कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कहा कि आप क्वेश्चन नंबर 9 करें, इसके 2-3 पार्ट्स मैंने आप लोगों को चॉइस वंडरफुल दी थी। अब आपने इसका सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, ठीक है, और बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। अटैम्प्ट करने के बाद आपने अटैम्प्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 किया, पर मेंशन आपने क्या किया वहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी बहुत बड़ी गलती थी। जो सवाल आप कर रहे हो आपने वही मेंशन करना है। इसलिए मैंने जब इसको देखते हुए नंबर जब देखा, कैलकुलेशन ठीक थी, मैंने नंबर दे दिए। फिर मैंने जब आगे बढ़ी, जब मैंने आपको देखा कि आपने सेक्शन सी में, ये फ़िज़ा नाम की बच्ची की बात कर रही हूँ, सेक्शन सी में आपने इतनी बड़ी गलती की, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 था इन्वर्स वाला, उसमें आपने मेंशन 1 किया और अटैम्प्ट आपने 2 किया। देखें ज़रा, जब आपने अटैम्प्ट उसको 2 किया, तो फिर मैंने आपका 8 नंबर यहाँ से और 4 नंबर पीछे से काटे। देखें, ये मैंने ख़ुद काटे, इसलिए कि आज इस तरह की गलती हुई है, आइंदा बोर्ड में नहीं होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपका पेपर बहुत अच्छा था। अगर आपकी भी 4-5 मिस्टेक इस तरह की ना होती, तो आपके भी 74 70 मे बी 73 हो जाते, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत अच्छा सर्कमस्क्राइब बनाया, लेकिन आपने इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी। 4 नंबर का सवाल था, खैर 2 नंबर उसमें से कट गए आपके। ये आपकी मिस्टेक्स थी, ठीक है जी, जो कि, और क्वेश्चन नंबर 4 से -4 गए थे। तो इसीलिए तो मैं आपको बता दूँ कि आपके नंबर कहाँ कहाँ कटे हैं। जिन बच्चों की ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं, वहाँ बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका -4 गया, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका पूरा 4 नंबर गया, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 8 नंबर। ये नंबर थे जो आपके कटे। एमसीक्यूज़ में आपके पूरे 13 नंबर थे, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, तो मैं नहीं चाह रही थी आपके 2 नंबर काटना, लेकिन मुझे काटने पड़े इस वजह से कि आपकी ये मिस्टेक, आपने अटैम्प्ट कुछ और किया और आपने लिखा कुछ और,
ठीक है, उनमें भी थोड़ी मिस्टेक्स भी थी, थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या मिस्टेक है आपकी। ठीक है जी। अब आ जाते हैं राहिम अली। एक बच्चा राहिम अली है जिसने 63 लिए हैं, और एक बच्चा ऊपर था, मैं आपको दिखा दूँ, ये मोहम्मद इमरान ख़ान 70 है। ये दो भाई हैं, आखिर इन्होंने दो ने पेपर दिया था। एक के जो है वो आए हैं आई थिंक 73, नहीं इसरार फर्स्ट आया है 74 नंबर लेकर। अच्छा बेटा, आपने क्या किया है, आपने सारे के सारे थ्योरम्स अटैम्प्ट कर दिए सेक्शन सी में। देखें थ्योरम्स में फिर भी 1-2 नंबर कट जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, कोशिश किया करें 1 या 2 थ्योरम करें और बाकी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें मेरा बेटा। सारे थ्योरम पेपर में नहीं करके आइएगा, फिर एग्जामिनर को ऐसे लगेगा कि जैसे इनके पास कोई चीटिंग मटेरियल है, इस सारे के सारे थ्योरम रट कर आए हुए हैं या जो भी कहानियाँ आती। देखेंगे एक टीचर जो है जिस नज़रिए से सोचता है तो तमाम टीचर का दिमाग में वही चीज़ आती है कि पूरे पेपर में थ्योरम्स ही हों, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादातर क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करना है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गए हैं आपके। और आपकी एक मिस्टेक और थी इमरान, यही मिस्टेक जो है वो ये राहिम अली की भी थी। आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया था क्वाड्रेटिक फार्मूला में, आपकी मिस्टेक ये थी कि जो -b प्लस माइनस, ये पूरा जो नीचे रूट होता है, डिवाइड का निशान होता है सिंबल, ये पूरे के नीचे होता है, ये आपने नहीं लगाया और लास्ट में जाके आपने आंसर में लगा के और अपना आंसर सही दे दिया। तो ये फार्मूले में -5 आपका जो है कटा है, याद रखिएगा, ये आपने वहाँ पर करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे डिवाइड का निशान पूरा लगाना है, फार्मूला नहीं लिख रही है भी यहाँ पे, लेंदी हो जाता है लेक्चर बहुत ज़्यादा। अब मैंने आप लोगों को MCQs भी करवाने हैं और आप लोगों की प्रेजेंटेशन पेपर भी मैंने आप लोगों को दिखाने हैं। अच्छा, एक सवाल मैं और बताऊँ जो गलती में, जिसमें मैंने 0.5 बच्चों का काटा, जिनके 73 आए ज़्यादातर बच्चों के, उसमें ये मिस्टेक थी बेटा, जो आपने ग्रामर रूल क्वेश्चन नंबर 15 किया था। ये मैं आपकी मेन मिस्टेक्स आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपने किया था, जिसमें -5 और 8 आंसर आना था, तो बच्चों ने यहाँ पे -5 नहीं लेते हुए आए, बीच में स्टेप से आके गायब हो गए, तो ये नंबर आपका 0.5 यहाँ से कटा उन बच्चों का। देखो जिनकी ज़्यादा पूरे नंबर हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई हैं, वो ये हुई हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। बाकी जो बड़ी मिस्टेक्स, पूरे सवाल गलत हैं, ज़ाहिर है उनके नंबर ज़ाहिर कटे हैं। किसी के से 53 आए हैं, किसी के सिर्फ 54 आए हैं, किसी के 48। मैं नाम लेके बता देती हूँ, मोहम्मद इमरान ख़ान 69, सना ख़ान 68, फ़िज़ा 64, राहिम अली 63, मुज़म्मिल शाह 62, अनस सुलेमान 60, शाहिस्ता 56, हफ्सा फ़ारूक 54, मरियम बीबी 48, उमर हैदर 45। ठीक है जी, कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने मुझे टाइम पे पेपर सबमिट करवाया, ये उनका रिज़ल्ट है। और जिन बच्चों का टाइम आउट हो गया था, उनका पेपर बाद में आते रहे, 3 दिन बाद आते रहे, 4 दिन बाद आते रहे, उनका रिज़ल्ट मैंने नहीं बनाया है इसमें। ठीक है जी, अब जो बच्चा मुझे अपना पेपर सबमिट कराता रहेगा, उसको मैं उनका व्हाट्सएप के ऊपर ही उनका रिज़ल्ट बता दूँगी कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से एक फेवर है आप लोगों को, अदरवाइज़ मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए कि जब तमाम बच्चे दे सकते हैं तो फिर आप भी दे सकते हैं जिन्होंने नहीं दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन पेपर दिखा देती हूँ, और प्रेजेंटेशन पेपर दिखाने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको बोर्ड पर ले आऊँगी, और बोर्ड पर मैं आप लोगों को तमाम MCQs जो है वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप लोगों ने MCQs ज़रूर देखने हैं, बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, उस एक MCQ से रिलेट मैं आपको काफ़ी सारे MCQs कवर करूँगी, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। और ये जो बातें मैं आपको बता रही होती हूँ ना बेटा, तो आप वीडियो ज़रूर देखा करें। ठीक है, और इसमें क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जो आके एग्ज़ाम में बच्चे गलतियाँ करते हैं। टीचर आपको एग्ज़ाम में भी आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको नहीं बताई जाएंगी। अच्छा, जो इन्वर्स वाला क्वेश्चन था, उसमें भी आप लोगों की एक मिस्टेक ये थी, एक बच्चे की। देखो आपने जिस तरह मल्टीप्लाई करना होता है, चलें वो मैं आपको MCQs करवाती हूँ ना, वहाँ पे कवर करती हूँ। ठीक है, तो MCQs पे आ जाते हैं। रिजल्ट आप लोग एक दफ़ा फिर देख लीजिए, आप लोग तमाम बच्चे। हाफिज़ा अनुषा 74, इसरार 74, हानिया कामरान 74, मोहम्मद उबैदुल्ला 73, राबिया नौरीन 73, वासिल अहमद 73, फ़ातिमा मुनव्वर 73, अली अकबर 73। थर्ड पोजीशन जो है वो मानूर राहिल 70, मानूर यूसुफ जई 70 और सानिया कादिर 70। मोहम्मद इमरान ख़ान 69, सानिया ख़ान 68, फ़िज़ा 64, राहिम अली 63, मुज़म्मिल शाह 62, अनस सुलेमान 60, शाइस्ता 56, हफ्सा फ़ारूक 54, मरियम बीबी 48 और उमर हैदर 45। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन पेपर की तरफ। ये देखिए बेटे, जो आप लोगों का प्रेजेंटेशन पेपर है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, नीट एंड क्लीन। ये हाफिज़ा अनुषा, जिस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन भी ली, 2-3 बच्चों ने लिया। अब प्रेजेंटेशन देखें,
राइटिंग छोटी हो या बड़ी हो मैटर नहीं रखती, पेपर प्रेजेंटेशन मार्जिन लाइन होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन लिखा, उसके आंसर्स को जो है वो हाईलाइट किया। जब एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक कर रहा हो तो वो पेपर चेक करते उसको मज़ा आ रहा हो पेपर चेक करने में, ऐसी प्रेजेंटेशन आप लोगों की होनी चाहिए। आप ये देखें कितना प्यारा पेपर है, साफ़ सुथरा, कितना खूबसूरती से इन्होंने कट किया और मार्कर को इतना ज़्यादा ओवर भी नहीं है कि जी बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल दी हैं। ये नहीं कि आप 3-3 पेजेस की हेडिंग डालेंगे, 2-2 लाइंस की हेडिंग डालेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ये देखें प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बस। आप ये देखें पेपर माशाल्लाह से कितना प्यारा पेपर है इनका। ठीक है जी, ये होगी सबके पेपर्स में आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। ज़ाहिर है सब बच्चों ने ही अच्छा किया है तो मैं सबके पेपर आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है जी, अब मैं नाम नहीं लूँगी, साथ साथ पे आपको पेपर्स दिखाती जाऊँगी, आप लोग खुद देख लीजिएगा जिस जिस बच्चे की प्रेजेंटेशन के पेपर्स दिखाएं। ये देखें जी उस्तानी जी कोचिंग सेंटर ऑनलाइन 10th क्लास मैथमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, ये इसरार अहमद बच्चे ने दिया और आई थिंक ये बच्चा यूट्यूब से आया है। ठीक है जी, अब ये देखें आप मेरा बेटा माशाल्लाह से, अब ये देखें इनकी प्रेजेंटेशन देखें। अब इन्होंने अगर सेक्शन ए पहले सोचा कि मैं अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं मैं पहले सेक्शन बी कर लेता हूँ। यहाँ पे एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने हेडिंग डाली होगी, जबकि एमसीक्यूज़ तो ऑनलाइन थे, तो इन्होंने इसको पेंसिल से कट कर दिया तो इसके मार्क्स नहीं करते। अब देखो इनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, जब इन्होंने यहाँ पे फार्मूला लिखा कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम के अकॉर्डिंग तो इनको समझ नहीं आया, इन्होंने पेंसिल से कट कर दिया, ना कि गंदगी करते हुए यूँ कीड़े मकोड़े बनाए। ठीक है जी, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको कट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, पूरा सवाल कट कर दिया है, हो गया तो ऐसे करके पूरे सवाल पे ऐसे लगाते हैं पेंसिल के साथ। ठीक है जी, ये प्रेजेंटेशन होती है। ये इसरार अहमद बच्चा है, इसके भी 74 मार्क्स आए हैं। 1 नंबर इसका एमसीक्यू उसका कटा है, मैं बताती हूँ वो सब में क्यों कटा है। वो सब बच्चों ने कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने सर्कमस्क्राइब बनाया है, इसके नंबर मिलते हैं बच्चों को। ठीक है जी, चलिए ये देखें अरिथमेटिक मीन हो गया, ये देखें ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये देखें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो किया है। और मानूर आपने पता है क्या हरकत की थी यहाँ पे, आपने ऐसा किया था कि ये जो 2 लाइन है ना, आपने ये वाला जो कट था ऐसे पता नहीं क्या आपने किया कि आपने इस कट से गुजार दी लाइन, सर्कल को टच ही नहीं की। और आपने जो सॉल्व करके मुझे दिया पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें भी आपने यही काम किया है। तो ये जो 2 लाइन्स हैं इस तरह टच करके गुजरेंगी। जो सॉल्व कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो लगाऊंगी ना बेटा, तो आप ज़रा ये वाली मिस्टेक दूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब वो ज़रा PDF बना हुआ है, मैं उसको चेंजिंग तो नहीं कर सकती ना उसमें अभी कुछ, तो मैसेज शेयर करूँगी। आपने तो ये लाइन्स आपने इस तरह लगानी है। अब बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं और उसमें कमेंट कर देते हैं मिस आपके PDF में तो यहाँ मिस्टेक है। बेटा पहले लेक्चर पूरा देख लिया करें। ठीक है जी, ये देखिए इन्होंने एक थ्योरम भी अटैम्प्ट किया था और ये क्वेश्चन भी इन्होंने एक अटैम्प्ट किया। चैलेंज इमरान खान ये बच्चा है, इसका पेपर देखें, इसकी प्रेजेंटेशन ओवरऑल बहुत प्यारी थी। ये देखें इमरान इमरान खान अंसारी, देखिए इनकी प्रेजेंटेशन PDF थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन वेल ज़बरदस्त। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन। बच्चे लड़के इस तरह की प्रेजेंटेशन कहाँ करते हैं, देखिए आप क्वेश्चंस लिखते हुए फिर पेन का इस्तेमाल करते हुए और बहुत नीट क्लीन पेपर। अच्छा यहाँ देखें ये मिस्टेक आपकी हुई है स्टार, ये देखें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लाइन है ना मेरा बेटा, यहाँ पे तो आपने बिल्कुल ठीक नीचे डाली है, ये भी आपने आगे तक डालनी है ऐसे, तो नंबर कट जाएगा। ठीक है जी, ये है। और आपका भी आपने तो वही कमाल कर दिया जी, सारे थ्योरम अटैम्प्ट कर दिए, बिल्कुल ही सारे के सारे ही थ्योरम्स कर दिए। ठीक है, कोई इशू नहीं, नंबर मिले हैं आपको इसके। चलें आगे। नाम की 2 बच्चियाँ थीं, तो ये मानूर राहिल का पेपर नहीं है, ये दूसरी मानूर है, साहिर मानूर का पेपर है ये, इनका यूसुफ ज़ई रिजल्ट आया 74। इनकी प्रेजेंटेशन देखें आप माशाल्लाह से, कितना प्यारा पेपर, नीट एंड क्लीन। मैं कह रही हूँ ना मेरा माशाल्लाह से बड़ा दिल खुश हुआ है इस दफ़ा बच्चों की प्रेजेंटेशन देखते हुए। ये देखें माशाल्लाह से कितना नीट एंड क्लीन पेपर है इनका। देखें आप लोग ये प्रेजेंटेशन, ऐसे हेडिंग्स डालते हुए, फार्मूला लिखते हुए, ये ऑफ सेक्टर पाई गिवन है, π/4 L गिवन। यहाँ पे भी इतना लेंथी करने की क्या ज़रूरत थी, सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन करते। R जो था 4 था, 4 का स्क्वायर कर देते 16, ये हमारे पास होता है। π/4 गिवन है,
सिंपल यहाँ 1/2 था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और सिंपल कटिंग कर देते। इतना मतलब लेंथी कैलकुलेशन पे मत जाया कर, अदरवाइज़ वैसे ठीक है कि ये ठीक है। चल ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक एक चीज़। अच्छा इनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे इन्होंने ऊपर मेंशन किए थे साइंस, वो किसी और बच्ची ने किए थे कि ऊपर साइंस मेंशन कर दिए। जब आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर साइंस मेंशन थे, उन्होंने पहले प्लस माइनस माइनस प्लस लिख लिया था, तो देखते हुए कोई मिस्टेक ना हो जाए। और ये देखें इन्होंने इन्वर्जन मेथड किया है, ये देखें ये 2 ही सवाल है कि आने के चांसेस हैं क्रैमर रूल वाला, ठीक है, आपने ज़रूर करना है। बाकी इन्होंने थ्योरम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चे की तरफ, जो है वो मानूर राहिल है, यहाँ लिखा है, ठीक है जी। ये देखें इनकी प्रेजेंटेशन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। लेकिन आप बेटा बहुत लाइट पेन यूज़ कर रही हैं, इतना ज़्यादा लाइट पेन यूज़ करने से एग्ज़ाम में जो कॉपीज़ होती हैं ना वो आपकी जब चेक होती हैं थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मिट जाता है। इंक ज़रा डॉलर की लिया करें आप लोग, कोशिश किया करें पेन से प्रैक्टिस करें आप लोग, ठीक है। जब आप पेन से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ये देखें इनकी प्रेजेंटेशन भी ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट बच्चे की तरफ आते हैं, ये मोहम्मद उबैदुल्लाह का पेपर है और इसमें ये देखें इनका पेपर प्रेजेंटेशन माशाल्लाह से स्कैन करके बनाया गया है कि लाइट जो है वो डार्क का है। ये देखें क्या प्रेजेंटेशन है, लड़के हो के माशाल्लाह प्रेजेंटेशन देखें बेटा आप लोग, अप्रिशिएट किया जाता है जब कोई काम अच्छा हो तो बच्चे की हौसला अफजाई की जाती है ताकि बच्चे में और इम्प्रूवमेंट आए और बच्चा मज़ीद आगे जो है वो और अच्छा करे, ठीक है। ये देखें आप इनकी प्रेजेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप चार्ट बनाते हुए अरिथमेटिक मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन डेविएशन निकाला, सेक्शन सी का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। जो सवाल अटैम्प्ट किया उस सवाल के आगे कोई नंबर, जिन बच्चों के 73 मार्क्स आए हैं ना उनका एक नंबर भी सेक्शन बी सी में नहीं कटा, आपको पता है। तो आई थिंक ये भी सेकंड पोजीशन है इनकी। इनका देखें कितना नीट एंड क्लीन इन्होंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाया है और इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी नीट एंड क्लीन लिखी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन्होंने करते हुए और क्रैमर रूल को करते हुए आगे बढ़े और ये कितना प्यारा बिल्कुल मोतियों की तरह पेपर है माशाल्लाह माशाल्लाह से। राबिया नौरीन जिनके 73 आए हैं इनकी भी जो है वो सेकंड पोजीशन है। आप इनका पेपर देखें, एक राबिया नूर और एक इसरार नाम का बच्चा और एक हाफिज़ा बच्ची जो अनुषा थी उनका। ये देखें कितना प्यारा पेपर है, आप ये देखें कैसा नीट एंड क्लीन पेपर है। ऐसे होते हैं पेपर, ठीक है। जब ऐसा पेपर आगे आता है तो उन बच्चों के पूरे नंबर आते हैं माशाल्लाह से एग्ज़ाम में, ठीक है जी। ये देखें कितने प्रेजेंटेशन से इन्होंने पेपर किया है तमाम बच्चों का। देखा इनका भी ये चीज़ मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, इन बच्चों की जो चीज़ नहीं आ रही उसको काटा नहीं, इसको इस तरह कट कर दिया, बिल्कुल फुल कट कर दिया और आगे बढ़े। इस तरह कट करने से नंबर नहीं करते। देखें कितना नीट एंड क्लीन डायरेक्ट। और मज़े की बात यह है तमाम बच्चों ने, पोजीशन लेने वाले बच्चों ने ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को लिया, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी एक इन्वर्स क्वेश्चन, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और पाइथागोरस थ्योरम का एक सवाल ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। तो आपका बोर्ड का पेपर भी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल ऐसा ही होगा, ठीक है जी। ये आपका पेपर भी बहुत प्यारा था, ठीक है जी। ये देखें -5 इनका यहाँ आया तो आपको बेटा यहाँ भी -5 लगाना। अच्छा पर भी आप देखें कितना नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। इनकी प्रेजेंटेशन भी आउट क्लास है माशाल्लाह से। भी लड़के हैं और बच्चे लड़के या उमूमन ऐसा पेपर करते नहीं हैं। ये देखिए आप मार्कर सेटिंग डालते हुए लेफ़्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, फिर प्रूफ हो गया भाई लेफ़्ट हैंड साइड राइट की इक्वल है। देखें किस तरीके से करते हुए फिर आ गया। देखें क्रैमर रूल की हेडिंग डालते हुए कितने प्रेजेंटेशन से सुकून से पेपर आप करें आराम आराम से। जल्दबाजी किस चीज़ की है, 3 घंटे बहुत होते हैं। जितना पेपर आप लोगों को समझाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत है। देखो यहाँ पे ये आपके पास जो है बहुत प्रेजेंटेशन से पेपर करके आगे बढ़े हैं माशाल्लाह से तमाम बच्चे, ठीक है जी। वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं आप लोग, डायरेक्ट देखा करें, मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। जब आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे से आपने भी सानिद जी को सपोर्ट करना है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये देखें इनका ट्रांसफर्स कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनाया है इन्होंने, ठीक है जी। और सब ने आई थिंक यही बनाया है डायरेक्ट, ठीक है जी। चलें कंस्ट्रक्शन के साथ बहुत तीन तमाम बच्चों का बना है माशाल्लाह से, ठीक है जी। चलें अभी आगे आ जाते हैं। मेरे ख्याल में काफ़ी पेपर्स हो गए हैं, अब मैं आपको MCQs की तरफ ले आती हूँ, बोर्ड पर आ जाएँ
और कुछ MCQs आप लोगों को मैं करवा देती हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे आप लोगों की जो मिस्टेक्स थी आखिर वो मिस्टेक्स क्यों आई हैं और क्या वजह थी उन मिस्टेक्स के आने की, ठीक है जी। उनको आपने देखना और फॉलो करना है, ठीक है। अब हम उसको देख लेते हैं और उसको समझाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 10th क्लास मैथमेटिक्स सॉल्व MCQs कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो मैंने कंडक्ट किया था, ये उसके MCQs मैं आप लोगों को बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। और जिन बच्चों ने फ़िलहाल मैं इस वाले लेक्चर को जो कॉम्प्रिहेंसिव का रिज़ल्ट है उसके लास्ट में भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ताकि बच्चे उसके साथ ही MCQs को भी देख लें जो उनकी मिस्टेक्स थी। और इसको एक अलग तरीके से भी अपलोड कर दूँगी इस लेक्चर को, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए आपकी, ठीक है जी। अब देखें, अब मैंने ये रफ रजिस्टर रखा हुआ है आपके सामने जो नज़र आ रहा है। इसको मैंने बेटा चैनल के ऊपर ऑनलाइन कंडक्ट किया था टाइपिंग करवा के पेपर। जिन बच्चों ने अटैम्प्ट किया है उनको पता होगा। ये सब रफ रजिस्टर जो मैंने आपका पेपर बनाया था, रफ और टाइपिंग करवाई थी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसको मैं यहाँ लिखूँ और एक्सप्लेन करूँ। सिर्फ मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से अच्छा सोल्यूशन देने की और आपको एक्सप्लेन करने की। यहाँ से मैं पढ़ते जाएंगे इसको हम, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। देखो, जैसे कि आपके पास आपका जो फर्स्ट MCQs था जिसमें मैंने आपको 2 सेट्स दिए थे। एक सेट मैंने आपको जो दिया था वो हमारे पास था 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और दूसरा सेट मैंने आपको दिया था B, जो कि था 2, 4, 6 एंड 8। ऑप्शंस नहीं लिख रही, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर आप A/B फाइंड करें। अब बच्चों ने उम्मूमन जिन बच्चों ने 73 मार्क्स लिए ना, उनका यही नंबर यहीं से मिस्टेक हुआ है और पूरा पेपर उनका जो है वो चला गया। मतलब जाहिर सी बात है उनकी पोजीशन रुक गई फर्स्ट आने से। अब आप लोगों ने जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मेरे चैनल पे पढ़ा है, जहाँ पे मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, तमाम प्रॉपर्टीज़, चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिन बच्चों ने इस लेक्चर्स को मेरा देखा है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको ये आता होगा और उन बच्चों ने ठीक किया है, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर जो A/B है, अब ये A/B का मतलब पता है, यहाँ पर A-B है। ये चीज़ आपने याद रखनी। अगर वो कह दे B/A तो आप कहोगे B-A। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसमें क्या होगा आप सबको पता है, जब आप किसी एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर रहे होते हो, सिवाय सिमेट्रिक डिफरेंस के, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है मैं आपको बताती चलूँ, जो आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस है वो एक वाहिद वो डिफरेंस है जिसमें आपके पास जो जब आप माइनस कर रहे होते हो दो साइड्स में, तो दोनों के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, ठीक है बेटा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमारे पास वो वाहिद डिफरेंस है जिसमें आपने क्या करना होता है, जब आप दो एलिमेंट्स रख रहे हो, सेट्स रख रहे होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स बचते हैं वो दोनों में कर दिखाती हूँ आप पे। अभी आप छोड़ दें सिमेट्रिक डिफरेंस को, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब ये A/B जो B है ना, यहाँ पे हमें A-B करना है। क्या करना है? A-B, मतलब A के जो सेट्स आपने A लिखा, A के सेट हैं 1, 2, 3, 4, जल्दी से रफ वर्क में आपने लिखा, कर्ली ब्रैकेट माइनस B के सेट सीखे, एलिमेंट सीखे 2, 4, 6, 8। अब आपने क्या किया, यहाँ से 2 कट हो गया और 4 कट हो गया, फर्स्ट के जो एलिमेंट बचेंगे वो आपने लिखा है जैसे कि 1 और 3, ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन था हमारे पास फर्स्ट वाले का, मैं आंसर लिखती जाऊँगी। फर्स्ट वाले का जो आंसर था वो हमारे पास 1 और 3 था। जिन बच्चों ने ये किया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, गलती इंसान से होती है, कोशिश करें इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। अगर ये B-A होता तो पहले आप B के सेट्स आगे रख, एलिमेंट्स आगे रखते, B सेट आगे रखते और माइनस कर देते A के सेट्स के साथ, A के जो एलिमेंट्स हैं वो इधर आ जाते, तो फिर भी आपके पास 2 और 4 तो कट होता ही होता, लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट सेट्स के जो एलिमेंट्स बचते वो 6 और 8 होता, तो फिर हमारा ऑप्शन चेंज हो जाता। ये आपने फ़र्क रखना है। अगर A/B है, A/B है तो A-B है, और B/A है तो B-A है। क्लियर हो गई ये वाली चीज़। मैंने अपने चैनल पर प्रैक्टिकल सेंटर के जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हुआ था उसके MCQs को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया आप लोगों के साथ। इसके अलावा सीरियल वाइज, सीरीज़ वाइज जो आपके रिव्यू एक्सरसाइजेस थी उनको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया आप लोगों को। और साथ साथ में मेरा बच्चा, मैंने आप लोगों को जो वो है क्या कहते हैं, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आता है या सीरीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के साथ जो है ये तमाम चैप्टर वाइज MCQs भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इस MCQs के बाद जितनी सीरीज़ मेरी स्टार्ट होगी वो तमाम उन्हीं टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट MCQs सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम है वो हमेशा क्या होता है 90 होता है, और अगर सप्लीमेंट्री पूछ लेगा तो वो होता है 180, जो कि क्वेश्चन नंबर 11। अगर इसी तरीके से अगर मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस दे देती, देखें सेट मैंने मिटा दिया, आई एम सॉरी, यहाँ देखें A/B, अगर A∆B दे दे, सिमेट्रिक डिफरेंस दे दे,
तो आपने ए के सेट के कोई भी लिख लो, जो फॉर एग्जांपल ए का एक सेट मौजूद, इनके एलिमेंट मौजूद है 1 2 3 4, सिमेट्रिक का आपने साइन लगाया। वैसे तो फिलहाल वो देखते नहीं कि रफ वर्क कैसा है, सिर्फ आंसर्स को ही आपने ज़ाहिर है वहाँ पे टिक करना होगा। यहाँ पर देखें आपके पास अब सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मतलब होता है डिफरेंस, दोनों का माइनस। देखो 1 और 1 तो है ही नहीं, तो एक काम करते हैं 2 और 4 को हमने यहाँ से कट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक में 1 3 भी आता है और ये 6 8 भी आता है। इस डिफरेंस में ऐसा होता है कट करने के बाद जो दोनों के एलिमेंट्स बचते हैं ना वो लिखने होते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो फिर आप लोगों ने दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, अगर उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया है जी और एक कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो वो मसला ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन माइनस यू माइनस ए। अगर बी पे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो आप कहोगे यू माइनस बी। अगर ए यूनियन बी दिया है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो क्या मतलब है, पहले ए यूनियन बी को फाइंड करो और फिर जो आंसर आए उसको यू माइनस ए यूनियन बी कर दो। मतलब ए यूनियन बी फाइंड किया, उसका जो आंसर है उसको यू में से माइनस करते हैं, जो यू के एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे, जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, सिर्फ सिमेट्रिक डिफरेंस में ऐसा होगा जो दोनों के लिखेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ तो आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं। इंटरसेक्शन आ जाए तो परेशान मत होइएगा, इंटरसेक्शन का अगर ऐसा ना आए डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीकॉम इतना बड़ा तो फिलहाल वो एमसीक्यू आपको नहीं देगा, ज़ाहिर इतना टाइम नहीं होता, उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू दिया जाता है जो होता है। सेकंड एमसीक्यूज मैंने आपको दिया था 2:3, यहाँ पे मैंने रफ में लिखा हुआ है, मैं आपको यहीं से रीड करके बता रही हूँ। ज़ाहिर है दोबारा लिखने का मैं आपको बता रही हूँ, बोर्ड पर टाइम नहीं था, सोचा कि आधे घंटे की वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाए। और जो बच्चे बेटा चैनल पे कमेंट कर रहे होते हैं कि मेरे साहब इतना रफ लिख रही हैं, इतनी गंदी राइटिंग में लिख रही हैं, मैं देखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट। बेटा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखा करें। कैमरा अच्छा नहीं है, आपका कैमरा हिल रहा है, ज़लज़ला आ रहा है, बेटा देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारे शशके करूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितनी जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ तक पहुँचा सकती हूँ वो चीज़ आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें ना, आपको चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और इन सब चीज़ों का मैं ध्यान नहीं देती। और मज़े की बात ये कि मैं आपकी कमेंट भी डिलीट नहीं करती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा काम बच्चों को सपोर्ट करना है, जो फ़ायदा उठाएंगे अच्छी बात है, नहीं उठाना चाहते कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस किया जाए। 2:3 मैंने आपको ये एक रेशो दिया था। ठीक है, अब अगर मैं इसमें न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखूँ तो आपको पता है 2 जो है वो न्यूमिनेटर है और 3 जो है वो डिनोमिनेटर है। अगर मैं रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो हम इसको कहते हैं 2:3, ये आप सबको पता है। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए थे कि एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, इक्वेशन एंड प्रोपोर्शन। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें से ये जो हमारे पास 3 है ये क्या है, तो आप सबको पता है रेशो में जो फर्स्ट वाला आपके पास मौजूद होता है वो क्या होता है, वो कॉन्सिक्वेंट होता है। क्या होता है, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट। और सेकंड वाला जो आपके पास होता है वो आपके पास एंटीसीडेंट कहलाता है, एंटीसीडेंट। बस ये याद रखें, जो डिनोमिनेटर वाला 3 है ना वो एंटीसीडेंट है और जो न्यूमिनेटर वाला 2 है वो आपके पास क्या है, कॉन्सिक्वेंट। ये आपने बस अपने दिमाग में याद रखना है। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका राइट ऑप्शन था सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का जो हमारे पास मैंने मिटा दिया है यहाँ से 1 3 था, यहाँ लिख देती हूँ दोबारा से। और सेकंड वाले का जो हमारा राइट ऑप्शन था वो हमारे पास था एंटीसीडेंट। क्या था, 3 जो है वो हमारे पास एंटीसीडेंट है, यहाँ हमने लिख दिया। अब हम थर्ड वाले की तरफ आते हैं। थर्ड वाला मैंने आप लोगों को क्या दिया था, एमसीक्यूज़। थर्ड एमसीक्यूज़ मैंने आपको दिया था कि इफ़ अगर हमारे पास जो x है x रेशो 5 इज़ इक्वल टू 4:2। अब मैंने कहा था देन x की वैल्यू को फाइंड करें, शॉर्ट लिख दिया यहाँ पे कि x को फाइंड करना है, x क्या होगा। ऑप्शन बहुत सारे थे, अब आपको सबको पता है किस तरीके से होगा। देखो आप सबको मालूम है, यहाँ हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, बाहर वाला और अंदर वाला प्रोडक्ट ऑफ मीन है। तो हमें क्या करना है, 2x इंटू 4 5 20, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 10 20। कटिंग होने के बाद आंसर हमारे पास इसका आना था 10। ठीक है, अब जिन्होंने गलत लिखा है बेटा करेक्शन कर लीजिएगा। इस तरीके से आपने सिंपल कोई भी इक्वेशन आपके पास दे दी जाए तो आपने उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ गया? चले इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 था। नाउ एमसीक्यूज़ नंबर 4। अब मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आपको जो 4 एमसीक्यूज़ दिया था, मैंने आपको कहा था, यहाँ पढ़ भी देख भी लीजिए, मैं लिख नहीं रही। मैंने कहा था इफ़ A is any square matrix, A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। अगर हम जो है, अगर हमारा A ट्रांसपोज करने पर A इनवर्स आ जाए, मतलब इन्वर्स आ जाए, तो क्या हमारे पास जो हमारा मैट्रिक्स होगा A होगा वो क्या होगा,
क्या वो डायगनल होगा? मैंने आपको ये ऑप्शन दिए थे। क्या वो डायगनल होगा? क्या वो स्केलर होगा? क्या वो सिमेट्रिक होगा? और क्या वो एसिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा? स्क्यू और ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा। ये मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिए थे। अब इसका अगर ए ट्रांसपोज फाइंड करने पे आंसर हमारे पास ए इन्वर्स आ जाता है तो उसका राइट ऑप्शन होता है स्क्यू है। वो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो होता है वो क्या कहलाता है? वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। और अगर हमारे पास, मैं इसकी वजह भी बता दूंगी दूसरे वालों की कि वो क्या है, ठीक है। अभी जो दूसरा वाला है हमारे पास, इसके सिमेट्रिक कब होता है? जब हमारे पास ये सिर्फ ए के बराबर आ जाए, इन्वर्स ना हो, तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है। अभी डायगनल, स्केलर, इक्वल, ये सारी क्या कहानी है, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास आया, हमारे पास जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है या हमारे पास हमारा डायगनल है, वो डायगनल कब होता है, डायगनल क्यों होता है, कैसा मैट्रिक्स है जो हमारे पास हमारा डायगनल होगा, हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है जी। तो आपको डायगनल तो पता है कि डायगनल कैसी लाइन होती है। डायगनल बेसिकली तिरछी लाइन होती है, जानते हैं ना आप सब। अच्छा, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा वो जाके ज़रूर देखें। जैसे कि मैं आपको कोई भी एलिमेंट दे रही हूँ, फिर इस तरह ये 1 1 0 1, ये मैंने आपको एक डायगनल जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिस तरह आई से डिनोट करते हैं, या इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है इसको? यूनिट मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी भी कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को, आप सबको पता, लिख लीजिए सारी चीज़ें एक जगह पर। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास ये डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना तिरछे, ये सिर्फ 1 होते हैं, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर 1 और ऑफ डायगनल एलिमेंट मस्ट बी 0, ठीक है। तो इस तरह इसकी अदर एग्जांपल देख लो। ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर पे 2 × 2 हो, 3 × 3 भी हो सकता है। 1 1 1 और बाकी सारे के सारे इसकी जगह पे आप लगा दीजिए यहाँ पर 0। तो आपने देखा कि ये जो डायगनल है ना तिरछे, ये तो 1 है, और इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है, मस्ट बी 0, ठीक है। हमारे पास क्या है? मस्ट बी 0 है, ठीक है जी। तो हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? आइडेंटिटी होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, तो स्क्वायर ही स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि जितना नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे पास इक्वल है ना, जितनी रॉज है उतने ही कॉलम है, तो है तो स्क्वायर ही, स्क्वायर तो होना मस्ट है। साथ साथ हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है, और ऑफ डायगनल मतलब बाकी सारे के सारे जो हैं वो ऑफ डायगनल जो हैं वो क्या हैं? मस्ट बी 0। क्लियर हो गया? अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स में बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको इक्वल मैट्रिक्स बताती हूँ, इसकी एक चीज़ बच्चे बड़ी जो ध्यान में नहीं रखते। देखो मैं आपको 3 मैट्रिक्स दे रही हूँ, 1 2 3 4, इसको मैंने कह दिया ये ए है। दूसरा वाला मैं आपको देती हूँ, मैंने कहा 3 1 2 9, ये बी है। और तीसरा मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 1 3 2 4। अब मैं आपको पूछती हूँ कि इसमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। अब आप कहेंगे मिस इसमें भी 2 नंबर ऑफ़ रॉज हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रॉज हैं, 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रॉज हैं, 2 रॉज 2 कॉलम्स आ रहा है ना। हमें ये पता है भाई नंबर ऑफ़ रॉज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल आती हैं, तो वो तो इक्वल मैट्रिक्स होता है। ये तो सारे के सारे इक्वल है देखने में तो, लेकिन ये सारे के सारे इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स जो होता है उसकी एक शर्त होती है। पहली शर्त इसकी ये होती है कि तमाम के तमाम जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। जल्दी लिख रही हूँ कि ऑर्डर ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ रॉज होंगे, मतलब m × n, m/n भी कह सकते हैं, पढ़ा ऐसे जाता है m/n, कि मतलब m/n मतलब रॉज और कॉलम जो हैं आपस में कितने हो? इक्वल हैं। अगर 2 रॉज हैं तो 2 ही कॉलम्स होने चाहिए, 2 ही रॉज हैं 2 ही कॉलम्स हैं, 2 ही रॉज हैं 2 ही कॉलम है। तो ये वाली प्रॉपर जो है लाई कर रही है कि फर्स्ट वाला तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, मतलब नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका जो है वो हमारे पास क्या है? 4 आ जाएगा ना, 2 × 2 4 हो जाएगा, सेम है। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट भी सेम। मैं लिख नहीं रही, सिर्फ समझा देती हूँ। चले, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट भी सेम का मतलब होता है कि अगर 1 इधर है तो दूसरे वाले का भी 1 इधर होगा, 2 इधर है तो 2 इधर ही होगा,
3 इधर है, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग इधर होगा, 4 इधर है तो 4 इधर होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो, ऐसा हू बहू एक जैसा हो, एक दूसरे के ऊपर रख दो, कोई फ़र्क ना हो, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है? इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या क्या बताया है मैंने? इक्वल मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी सेम है, मस्ट बी सेम, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। तो हम कहेंगे ए और सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो ए जो है वो सी का इक्वल मैट्रिक्स होगा, जबकि ए जो है वो बी का अनइक्वल होगा। ठीक है, बी सी भी अनइक्वल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ए और सी है जो एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ये तो हमें हो समझ में आ गया हमारा इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, साथ साथ मैंने आप लोगों को स्केलर दिया था, मैंने आप लोगों को साथ साथ जो है वो इक्वल बताया, स्केलर भी दिया था। वैसे आप लोगों को मेरी इंट्रोडक्शन लेक्चर को देख लेना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने ये सारी चीज़ें जो है बड़े डिटेल में आप लोगों को बताई, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता जो रही हूँ तो थोड़ा सा मैं आपको ये इक्वल और मैं आपको स्केलर, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि एक MCQs के अकॉर्डिंग कोई और MCQs आ जाए तो आप उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको जो ऑप्शन दिया था उसमें स्केलर दिया था, डायगनल। पहले डायगनल से स्टार्ट करते हैं ताकि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें। डायगनल मतलब तिरछे एलिमेंट्स जो हैं। अब देखो, अगर हम डायगनल मैट्रिक्स की बात करें तो बेसिकली डायगनल मैट्रिक्स होता क्या है, मैंने आपको पहले जो है वो यूनिट करवा दिया, खैर कोई मसला नहीं है। डायगनल ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें दिए गए जो डायगनल एलिमेंट्स हैं ना, उसमें से कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। मतलब देखो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कोई भी एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो यहाँ पर, बाकी सारे के सारे ऑफ डायगनल जो है वो सारे के सारे क्या हो, ज़ीरो हो। ऐसा है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, और बाकी ऑफ डायगनल सारे के सारे जो है क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, हमारे पास डायगनल होगा। और दूसरी कहानी में जो हमारे पास जो स्केलर है उसमें क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन ज़ीरो और मस्ट बी सेम। क्या मतलब, और ऑफ डायगनल मैट्रिक्स मस्ट बी ज़ीरो। क्या मतलब, नहीं समझ में आया, समझाती हूँ। देखो, ये वाला है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही, आपने कहा यस में स्क्वायर है, चाहे ऑर्डर पे 2 × 2 का हो, चाहे 3 × 3 का हो, है तो ये स्क्वायर ही। ठीक है, क्यों ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ लॉस नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल है, स्क्वायर तो है। साथ बाकी के सारे जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, और मस्ट भी सेम। नॉन ज़ीरो होने के साथ साथ सब सेम होने चाहिए, जैसे कि यहाँ 4 है तो यहाँ 1 है, लेकिन ऐसा ये तो डायगनल हो गया। अगर सेम सेम है, 3 3 है, या 1 के अलावा अगर 2 2 है, 6 6 है, अगर ये 1 होता तो ये तो यूनिट बन जाता। ये तो 1 नहीं है ना, अगर मैं 1 लगा दूँगी तो यूनिट बन जाएगा। ये तो मैंने 4 लगा दिया, तो ये आप कहोगे ये स्केलर है। ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर है। तो ये फ़र्क है, एक यहाँ पे लगा कर दिखाती हूँ तीनों मैट्रिक्स को, ये पहचान कर लोगे यहाँ से। अगर मैंने कहा कि इस तरीके से लगा लो, अब ये डायगनल है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा तिरछी लाइन है जी, अलग अलग आ रहे हैं, सेम भी नहीं आ रहे भाई, ये तो डायगनल है। ठीक है, देखते बता दिए। बाकी ऑफ डायगनल जो है वो सारे ज़ीरो जो है वो क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो, सारे के सारे जो है ऑफ डायगनल सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं एक जैसे कर दूँ, दोनों को 6 कर दूँ और बाकी सारे के सारे ज़ीरो कर दूँ, आप कहोगे मीन्स ये तो स्केलर है। ठीक है, देखते बता दोगे ये डायगनल है, ये स्केलर है। अगर ये सारे 1 हैं और बाकी 0 है तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये देखते आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस को पहचान जाना है। तो हमारे पास बाकी मैंने स्क्यू भी आपको बता दिया, और मैंने आपको जो है वो दूसरा वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। स्क्यू मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका और सारा करने का तरीका ये होता है, जैसे कि कोई भी मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ, मैंने आपको कहा 0 1 2, फिर मैंने आपको कहा 1 0 -3, फिर मैंने आपको कहा -3 2 3। मैंने एक क्वेश्चन निकाल के अपनी बुक से रखा था, मैं कहा था आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब हमारे पास स्क्यू कैसे पता चलेगा, ये देखो, जब हम ट्रांसपोज फाइंड कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो रॉ को कॉलम में ले आओ या कॉलम को रॉ में ले आओ, ऐसे ही करना होता है ना। अभी देखो ये 0 है ना, आपने कहा 0 1 2, इसको उठा के इस तरफ ले आए, यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 1 0 -3, ये क्या है -2 3 एंड 0। अब आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, जो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव था वो आपके पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास जो है वो ए इन्वर्स के बराबर आ गया। तो
ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्क्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास हमारा स्क्यू मैट्रिक्स कहलाएगा। ये चीज़ आपने बस याद रखनी है, ठीक है। देख लीजिएगा अगर नेगेटिव आ रहा हो तो आपको होगी जी हमारा मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्यू होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात सारी? यूनिट मैट्रिक्स समझ में आ गया। ट्रांसपोज निकालना आ गया। ट्रांसपोज निकालने को भी बाज़ दफ़ा वो दे जाता है। अगर वो आपको कहता है ट्रांसपोज निकाल दो 2 3 1 6, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया गया वो आपको कहता है, छोटा सा टी बना हुआ है इसके ऊपर और कहता है इसका ट्रांसपोज निकाल दो, तो आपने क्या करना है, चेंजिंग रॉ इनटू कॉलम, रॉ को कॉलम में चेंज कर देना है। सिंपल देखो ये, तो आप क्या कहोगे, ये जो 2 1 है इस तरह रॉ को कॉलम में कर दो, ये कॉलम को रॉ को कर दो में कर दो, कोई इशू नहीं है। सिंपल इस तरीके से आपने कर देना होता है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर हो गया आप लोगों को ये सारी चीज़? ठीक है जी। बाकी अलहमदिल्ला इंशाल्लाह बाद में करवाते हैं। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs क्या था? अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका नंबर मैंने आप सब स्टूडेंट्स को दिया है, उसमें जो मिस्टेक हमारे एग्ज़ाम पेपर में हुई थी वो ये हुई थी, टाइपिंग में मैंने कहा था ओमेगा जो है इफ़ W इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और आगे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने आपको कहा था इफ़ W इज़ दी, आप लिख लें इस पूरे MCQs को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ज़रूरी नहीं ये वाला MCQs है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी MCQs आ सकता है। देन 2 प्लस ओमेगा इज द पावर ऑफ 6 एंड होल स्क्वायर, ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। इसमें क्या था कि ये स्क्वायर लगाना वो भूल गए थे ऊपर, जिसकी वजह से आपके ऑप्शंस मैंने आप लोगों को दिए थे 9, ऑप्शन नंबर 2 इज़ 4 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ 0। तो इसका राइट ऑप्शन 9 था। बच्चों ने सही किया था, मुझे इसका 9 आना चाहिए, लेकिन आपका कोई टाइपिंग मिस्टेक है। काफ़ी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे पूछा मुझे उस टाइम पे, लेकिन खैर जो भी इसका नंबर मैंने आप लोगों को पूरा दिया है, सब बच्चों को दिया, चाहे किसी ने अटैम्प्ट किया हो कि ना किया हो। इसमें होना ऐसा था बेसिकली, ये 2 अपनी जगह पे रहेगा। पहले तो आप सबको पता है ओमेगा इज द पावर ऑफ 6, याद रखो आप सबको मालूम है कि अगर हमारे पास जो है डिवाइजर्स ऑफ आ जाते हैं 6 3 आ जाते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 आ गया, तो वो बराबर किसके होता है, ओमेगा बराबर किसके होता है, 1 के। किसके बराबर होता है? अब हमारे पास ओमेगा 3 भी 1 के बराबर है। अगर 6 आ जाएगा तो ये भी बराबर है 1 के, और 9 आ जाए तो ये भी बराबर है 1 के। तो सिंपल आपको क्या करना था, यहाँ पे ओमेगा 6 की जगह पे लिखना था 1, और ऊपर जो थी वो हमारे पास पावर था, इसमें था स्क्वायर। अब आप या तो इसको प्लस करके स्क्वायर कर लो, एक ही बात है, 2 + 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो राइट ऑप्शन इसका 9 था। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका आंसर था 9। तो ये नंबर मैंने आपको सबको दिया है, ठीक है जी। आपने इसको नोट कर लेना है। इसका नंबर जो है वो मैंने नहीं काटा आप लोगों का, तमाम स्टूडेंट्स को मैंने इसका नंबर दिया है। कोई और क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूरी नहीं ये आए, अगर आपके पास इस तरह आ जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऊपर पावर 4 आ जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप सबको पता है जैसे कि 1 प्लस ओमेगा का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है हमारे पास 0 के। कुछ हमारे पास जो है वो यहाँ पे रियल रूट्स होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। 1 जो है वो रियल रूट है और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। ये तो मैंने आप सबको समझाया हुआ है ना, इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर दिखा करें लेक्चर का। अगर यहाँ से मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला 0 के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ 1 प्लस ओमेगा किसकी, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप कहोगे 1 प्लस जो ओमेगा का स्क्वायर है बराबर है माइनस ओमेगा के, मतलब ये वाला ओमेगा 0 की तरफ चला जाएगा, राइट साइड पे आपके क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा। और आपको भी पता है कि जो ओमेगा का क्यूब है वो बराबर होता है 1 के, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस जो ओमेगा का स्क्वायर है, देखो ये चीज़, ये बराबर किसके है, माइनस ओमेगा के। हमने लगाया माइनस का ओमेगा, और ऊपर हमारे पास जो पावर है वो है 4। अब इसको इस तरह ब्रेक करो कुछ क्यूब में कि हम इसको सॉल्व कर सकें, जैसे कि हम आयोटा को कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर रिलेटेड कॉम्प्लेक्स पढ़ा था ना, उसमें ओमेगा के ऊपर आयोटा पे 9 आता था, तो हम इसको ब्रेक इस तरह करते थे, 8 में ब्रेक करते थे, 1 में ब्रेक करते थे, फिर हम स्क्वायर की कोशिश करते थे कि स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, -1 लगा के सॉल्व करते थे। सेम वैसी कोशिश करनी है, थोड़ा ट्रिक लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। ओमेगा अब इसका पावर 4 है, अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, मैं को कहूँ कि एक ओमेगा है और एक मेरे पास जो है वो ओमेगा का क्या है मेरे पास। अच्छा पहले इसको पॉजिटिव कर लूँ, कैसे पॉजिटिव करोगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है, पावर ऑड है, सॉरी इवन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव ओमेगा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में पहले आ गया, अगर नेगेटिव होता फिर और कहानी होती।
अब हमें इसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक? अगर मैं इसको ओमेगा और ओमेगा क्यूब में ब्रेक करूँ तो गलत ना होगा, एक ओमेगा कर दूँ और एक ओमेगा का क्यूब कर दूँ, ठीक है। अब मुझे मालूम है जो ओमेगा का क्यूब है ये बराबर है 1 के, तो मैंने यहाँ लगा दिया 1 और सिंपल हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों ने इसको इसी तरीके से इसको सॉल्व करने हैं, रियल रूट एंड कॉम्प्लेक्स रूट के अकॉर्डिंग। मतलब जो चीज़ें मेरे जहन में आती जाएंगी, जो MCQs मैंने आपको दिए हैं हल्का फुल्का मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँगी। हमारा नेक्स्ट MCQs था, यहाँ पे मैंने P and Q आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, मैंने आपको एक इक्वेशन दी थी इसलिए रजिस्टर सामने ही रखा है मैंने। मैंने कहा कि P and Q जो है आपके पास आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0। मैंने आपको ये इक्वेशन दी है एक, और कहा है इसमें जो हमारे पास P और Q हैं वो इस रूट के जो है वो P और Q जो है रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। हमें P + Q फाइंड करना है इसके अंदर, कि P + Q क्या होगा। ऑप्शंस बहुत सारे थे आपके पास इसमें, तो आपने इसको फाइंड करके बताना है। आप सम ऑफ रूट्स भी फाइंड करने का तरीका आपको आता है, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का तरीका भी आप लोगों को आता है। बताया ना मैंने आप लोगों को कि आपने सम ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने कैसे फाइंड। अजान हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। अच्छा जी बेटा, अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, P + Q, ठीक है, तो मतलब सम ऑफ रूट फाइंड करना है। अब आप सबको पता, दोनों चीज़ें बताती हूँ। अगर आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड करना मतलब SOR और शॉर्ट फॉर्म में लें, सम ऑफ रूट अगर आपको फाइंड करना है तो आप कहोगे, उसके लिए एक फार्मूला होता है सम ऑफ रूट का, मतलब अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, रूट ऑफ द इक्वेशन अगर है -b/a। अब हमें यहाँ पे -b/a करना है। अब यहाँ पे तो गिवन इक्वेशन है ना आपके पास, क्या है 2x² + 5x + 3। तो ये आपके पास a जो है वो 2 है, कोफिशिएंट ऑफ x² a है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या पता होता है, ये b है जो आपके 5, और जो आपके पास 3 है, सही से लिख देती हूँ, ये आपके पास c है, ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस तो फार्मूला का, अगर ये बाई चांस यहाँ पे माइनस का ही कुछ आ जाता है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपने याद रखना है। अब P + Q फाइंड करना है, मतलब अल्फ़ा + बीटा फाइंड करना है, तो मतलब b/a। b आपके पास कितना है, a आपके पास कितना है 2, b आपके पास कितना है 5 और c आपके पास है 3। तो हमें b/a माइनस, तो फार्मूला का आ गया b 5 है और a जो है वो आपके पास 2 है, तो इसका राइट ऑप्शन जो था वो था आपके पास -5/2, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको कह देती कि आप जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, क्या कहती मैं, अगर आपको कहती कि प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें, मतलब कि अल्फ़ा × बीटा P × Q फाइंड करें, इस तरह भी कह सकता था ना, P × Q, ठीक है। तो फिर आप कैसे फाइंड करते हैं, फिर उसके लिए फॉर्मूला आपके पास होना था C/a। ये क्या होना था, C/a। C क्या है हमारे पास 3 है और a जो है वो 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x² हमेशा क्या होता है, a आप सबको मालूम है, और इक्वेशन तो आपको पता ही है, ठीक है जी। तो ये 3/2 इसका आंसर आना था अगर वो प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछता। मैंने आपसे क्या पूछा था, मैंने आपसे सम ऑफ रूट पूछा, तो इसका जो राइट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर 6 का, वो था हमारे पास -5/2, ठीक है। यहाँ लिखती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है जी। चलें, नेक्स्ट MCQs हमारे पास हमारा क्या था, मैं आपको दिखा देती हूँ जनाब। हमारा कहाँ गया मेरा पेपर, मैंने आपको कहा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एक, मैंने आपको एक पार्शल आई थिंक, हाँ, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर एक आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया है, अगर उसको आपने एक प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना। आपको पता है ना कि जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, जुज़वी हिस्से डिकम्पोज कर देना, ऐसे ही है ना उसको, कि बहुत सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना। तो उसमें जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमेशा जो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब करने के लिए, आप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है। अगर हमारा गिवन जो भी हमारा फ्रैक्शन मौजूद है अगर वो प्रॉपर नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है, तो आप उसके रैशनल एक्सप्रेशन जो भी है वो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन उसके जिस भी इससे नहीं बना सकते, उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो अब इसमें मैंने आपको पूछा था कि कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बना सकते हो। क्या वो एडिशन है, ये कहा था मैंने, क्या आप एडिशन के तरीके से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा रफ सा लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही, यहाँ से इसको कट कर दें। देखें, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शंस बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन का वो प्रोसेस होता है अगर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन किया है। बेसिकली सेकेंड ईयर का मैथमेटिक है ये, और ये हम लोगों ने मैट्रिक में इस साल दे दिया है, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है।
अगर वो आपको जिस ट्रिक से मैंने आप लोगों को समझाया आप उसी तरीके से करें। आपने बुक में वो A1 A2 तरीके से थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया, मैं ABCD इस तरीके से मैंने कुछ टर्म्स रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को गाइड किया, आप उसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन था डिवीजन, मतलब जब तक हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा, रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हम उसको डिवीजन के मेथड से पहले हम उसको क्या बनाना पड़ेगा, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाना पड़ेगा और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, तो डिवीजन का मेथड है। इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर मैंने जो आपको 8 दिया था, एक मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जैसे कि ये नज़र आया, देखें x-1 और दिया x+2, ठीक है। अब मैंने कहा कैन वी फॉर्म, अभी आप बता दो क्या ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, कैसे पता चलेगा हमें, या कांस्टेंट टर्म है। ये मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हमें क्या देखना होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जब हम ये वाली चीज़ें कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं तो आपको बार बार यही कहूँगी कि आप लोग मेरा बच्चा इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर वॉच किया करें। उससे ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ सॉल्व कर रहे होते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। एक रिव्यू एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखना से मस्ट होता है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑलवेज मेक प्रॉपर फ्रैक्शन, मैंने यही बताया कि हमेशा किसके बनते हैं, प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते। अगर हमारे पास हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाए, क्या न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर के इक्वल है, ठीक है, और या हमारे पास हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है हमारे डिनोमिनेटर के, तो हम डिवीजन के मेथड से ये इम्प्रॉपर होगा, हम उसको पहले प्रॉपर बनाएंगे। ऐसे ही है ना कि आपको कैसे पता है कि इम्प्रॉपर प्रॉपर क्या होता है, पहले थोड़ा सा गाइड कर दूँ। यहाँ पे देखो भाई, अगर हमारे पास 1/2 है, अब आपने देखा आपके पास आपका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, ठीक है, और हमारे पास हमारा लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है। आपने कहा कि ये गिवन एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास क्या है, सॉरी फ्रैक्शन जो है वो आपके पास एक प्रॉपर है, ठीक है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, या हम कहें 5/5 तो हम कहते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के इक्वल है। ये कहानी भी होती है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाता है, होती है कि नहीं होती। तो फिर ये दोनों कहानियाँ जो हैं वो आ जाती हैं इम्प्रॉपर में, ये वाला कहानी आ जाती है प्रॉपर में। अगर प्रॉपर है तो कर सकते हो, नहीं तो डिवीजन का मेथड, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने समझाया आपको। अब हमें देखना है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब आप देखोगे ऊपर जो एक्सप्रेशन है x3, इसके ऊपर पावर 3 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 2 है। अब बताओ ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, क्या है ये, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका जवाब हमारे पास आना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं निकाल लेती हूँ, दोबारा MCQ गायब हो जाते हैं, रजिस्टर बंद कर देती हूँ बार बार गलती से। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये हमारे पास आना था इम्प्रॉपर, ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब 9 10 पर आ जाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सीरीज इज़ 4, मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो गिवन था 4, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि इसका वेरिएंस फाइंड करें, मैंने कहा क्वेश्चन में कहा कि इसका वेरिएंस फाइंड करें, क्या होगा आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अगर आप स्क्वायर लगा देते हो तो वो वेरिएंस बन जाता है। जब सिग्मा ले लो या एस लगा लो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है, तो आप कहते हो ये वेरिएंस है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और वेरिएंस फाइंड करने को दे रहा है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर लगा देना है स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इसका आंसर आना था 16। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे तो उसके ऊपर रूट लगा दो, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16 होता है और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आए तो उसके ऊपर वेरिएंस निकालना है, स्क्वायर लगाओ, वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो रूट लगा दो, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो आंसर है 16, ठीक है। वेरिएंस हमारे पास क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी क्या गिवन था, एक दफ़े क्वेश्चन में देख लूँ, हाँ बिल्कुल 16 इसका राइट ऑप्शन था, ठीक है, मैंने टिक किया हुआ। 4 है इसका जो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन है और 16 इसका वेरिएंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अरिथमेटिक मीन, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10 में मैंने आपको अरिथमेटिक मीन दिया है जो कि गिवन ऑब्जर्वेशन का 40 है, 0 90 K 10 एंड 100, एक ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं 5 ऑब्जर्वेशन, तो मैंने कहा कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो 40 है, मीन जो है मतलब 40 है। देन K की वैल्यू फाइंड करें, इसमें जो K अंदर दिया है छुपा हुआ बैठा है इसको फाइंड करें क्या होगा।
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो दिया था। अब आप सबको पता है कि देखिए अब सोल्यूशन कैसे करेंगे। आपको पता है कि एरिथमेटिक मीन जो है वो कितना है, 40 है, और फाइंड क्या करना है, के को फाइंड करना है। पहले तो आपको मीन का फार्मूला पता होना चाहिए। एरिथमेटिक मीन का समीशन x, क्योंकि अनग्रुप डेटा है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। अब मीन जो है वो ऑलरेडी 40 है, सम x सबका लगा लो, 0 + 90 + k + 10 + 100, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, डिवाइड कर दिया 5 से। ठीक है, इनको कर लो, ये हो गया 90 और 10 हो गया 100 सिंपल भाई, और 100 ये हो गया 100 हो गया ना, 100 200 हो गया डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 100 और 100 हो गया 200। यहाँ कर दूँ, जगह नहीं है, या बोर्ड को आगे कर देती हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे स्पेस दें क्योंकि कैमरा में नज़र नहीं आ रहा। ऐसे करो, ये हो गया 40 और 100 हो गया 200 डिवाइडेड बाय 5। अब जिसको फाइंड करना होता है, यहाँ कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, जिसको फाइंड करना होता है कहता है भाई अच्छा जी के कहाँ चला गया, के को तो मैं भूल ही गई, ये वाला प्लस के लगाओ इधर भाई साथ। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी 5 डिवाइड पे यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम कहेंगे 40 × 5, और ये हो जाएगा 200 + के। ऐसा ही है ना भाई, 440 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 200, और यहाँ पर भी आ गया 200। सिंपल, यहाँ ला के डिवाइड करो या यहाँ ला के काटो, बात तो एक ही है। तो क्या आ जाएगा, 0। इसका राइट ऑप्शन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का 0। अब हमारे 5 MCQs रह गए हैं, वो भी मैं करवा दूँ, नोट कर लें जल्दी से, यहाँ से ले लें इसका स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे वाला सवाल जल्दी जल्दी करा देते हैं आपको। ठीक है जी, इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। 15 नंबर आपके हाथ में हैं, 15 नंबर के MCQs हैं, और मैथ में बिल्कुल सिंपल 15 नंबर आपके हाथ में हैं। अब ये मैं इधर से ही करवाती हूँ, मैं कॉपी नहीं कर रही। ठीक है जी, यहाँ देखो मैंने 5 और 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 10 था 11 था मेरा बच्चा, अच्छा ये एक सवाल और भी है। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको कहा था द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फाइंड करना है, और आर जो है वो आपके पास रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर है, थीटा जो है वो 3 है, और इसका ठीक है 3 रेडियन है। ठीक है, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो फाइंड करना है। ठीक है जी, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर जो है इस वाले क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है जी, 3 रेडियन। अब देखो ये सर्कल है, ये सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये हमारे पास आ रहा है, आप सबको पता है। एक दूसरा 2 रेडियाई लगा लो, तो डिफरेंस बिटवीन 2 रेडियाई इज कॉल्ड रेडियन, आप सबको मालूम है। अब ये थीटा है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो हमें फाइंड करनी है, मतलब आर्क, आप कह सकते हो आर्क ऑफ लेंथ, या एरिया ऑफ द सर्कल, सॉरी सवाल था द एरिया ऑफ द सर्कुलर सेक्टर, फाइंड करनी थी लेंथ, सॉरी ठीक है लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L = R थीटा। L सिंपल फाइंड करना है, और R फाइंड करने को दे दे तो L इधर ले आओ, Q को उधर ले, थीटा को उधर ले जाओ, Q कह दिया। ठीक है जी, अगर थीटा फाइंड करना हो तो R को उधर ले जाओ, कोई मसला नहीं है ना, आगे पीछे भी कर सकते हो। अब R जो है वो 2 है, और जबकि हमारे पास ये थीटा जो है वो 3 रेडियन है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 6। इसका 6 आंसर आना था, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आना था 6। क्लियर हो गया, चलो इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 12 पर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ चला गया, सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैंने बनाया था ना रजिस्टर में, तो फिर मैंने टाइपिंग करवाया था। अच्छा जी, अब यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर 12 में जो मैंने दिया था, और 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर मैंने दिए थे राइट एंगल ट्राइंगल के, 2 साइड्स दी थी, और मैंने कहा था इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करें क्या होगा। ठीक है, अब ये वाला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था आपका, बहुत डिटेल में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाया। ट्रिग्नोमेट्री जिन बच्चों ने मुझसे किए तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत हो गई होगी उनको। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या, दोनों का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये 30 दूसरा 30, ये 45 दूसरा भी 45, क्योंकि मिलाकर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्लियर, अगर ये 60 तो वो 30, वो 30 तो ये 60, दोनों का मिलाकर सम, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये सब आपको पता है। अब इन्होंने कहा 2 साइड्स हैं भाई, अब आप सबको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, आप सबको मालूम है, और हमें यही यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज़ है, अब इसमें 2 साइड से नहीं बताया भी परपेंडिकुलर क्या, नहीं बताया इसके अंदर बेस क्या, अपनी मर्जी से बड़ा वाला रख लो भाई परपेंडिकुलर, दिमाग कहता है जी भाई कर लेते हैं इसको,
इसको कर देते हैं ये बेस 5 है, फॉर एग्जांपल सपोज कर लिया, ये भी आपको पता है, लेकिन ये थीटा के अकॉर्डिंग होता है। अगर सवाल से हटकर, इस क्वेश्चन से हटकर अगर थोड़ा ट्राइंगल को समझाने की कोशिश करूँ, अगर बिलफर्ज 90 डिग्री के सामने वाला, अगर एंगल इधर बन रहा है ना 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो होता ही हाइपोटेन्यूज है। अगर बिलफर्ज, अगर हमारे पास देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल इसी तरह बनाऊंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखो ये सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज ही है, अगर एंगल इस तरफ बन रहा है तो फिर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर हमारा थीटा इस तरफ बन रहा है, देखो अपनी फिंगर्स इस तरफ लेके आओ, अगर हमारे पास हमारा थीटा बन रहा है तो थीटा की जो अपोजिट साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। जिस तरफ एंगल बन रहा होता है, इस तरफ बन रहा है ना, तो इस तरफ देखेंगे तो ये हमारी बेस होगी। अगर ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है ना, अगर थीटा एंगल उधर बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाली ये परपेंडिकुलर होगी, और फिर हमारे पास जिस तरफ से हमारा ये एंगल बन रहा है, ये मेरा हाथ है टेढ़ा मेढ़ा सा, देख लो भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बेस हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन से हटके थोड़ा समझाने की कोशिश की, अगर नहीं समझ में आता तो जाके चैनल पर देखो, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कोई 5 से 6 सीरीज़ मैंने चलाई थी पिछले साल 2022 में, ठीक है, 2022 में, वो ज़रूर उसको कर लीजिएगा, ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड्स गिवन ना हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या लगाया जाता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाता है, जिसको उर्दू में फिथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। जो उर्दू वाले बच्चे देख रहे हैं, कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखो, मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, इतनी साइड का जो स्क्वायर है वो इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और इन बेस के स्क्वायर को अगर आपस में सम करो ना, इन दोनों को सम करो तो वो बराबर आना चाहिए इस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसको आसान लफ्जों में समझा दिया है मैंने, इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं समझ में आती, ऊपर से गुजर जाती। सिंपल, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का जो सम है वो होता है हाइपोटेन्यूज के बराबर। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है 12 और बेस है 5, अब ऊपर है स्क्वायर, दोनों पे लगाया है स्क्वायर। 12 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास जो है वो 144 है, और जबकि हमारे पास जो 5 है इसका स्क्वायर हमारे पास 25 है। इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 116, ऊपर रूट है, रूट लगाओ तो क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्यों लगाया है रूट, बताओ कौन बताएगा? यहाँ पे कमेंट फटाफट कर दिया करो। यहाँ पे इस रूट लगाने का मकसद है हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड नहीं करना। स्क्वायर को हटाना होता है तो क्या लगाना होता है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। इसका क्या कसूर है, इसका लगाएंगे तो याद आ जाएगा 13, क्योंकि 13 इंटू 13 कितना होता है, देखो ऐसे, तब होता है ना 169। तभी तो छोटी छोटी मोटी चीज़ें याद कर लिया करो, 64, 8, ये वो 16 का, छोटी मोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन नंबर 12 का 13 है, 13 सेंटीमीटर था। समझ में आया? इसको नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास हमारा 13 है। 13 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको रेशो दिए थे, इफ़ द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज 36 और 121, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी, यकीन मानो इसका रूट ले लेना, 6 हो जाएगा और 11 21 का 11 हो जाएगा। कोई भी तरह का क्वेश्चन आया घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इंट्रोडक्शन लेक्चर देखोगे तो वहाँ जाके क्लियर हो जाएगी डिटेल। बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है लेक्चर, 6:11 आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 14, सेकेंड लास्ट है, ठीक है। 14 क्वेश्चन मैंने कहा था, इफ़ अगर कॉस थीटा लाइन लेस देन 0 हो और साइन थीटा ग्रेटर देन 0 हो, तो थीटा कहाँ लाए करेगा, थीटा लाए इन। अब आप सबको पता है क्वाड्रेंट का, आप सब जानते हैं। कौन कौन बच्चा ये चीज़ जानता है जिसने मेरे चैनल पर सब देखा है? यहाँ पे आप सबको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, छोटा सा करके इधर लिखती हूँ ताकि ओरिजिन पॉइंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सबको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 होते हैं, और 6 तीनों के तीनों यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे सेकंड में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये जहन में रखो, आगे जाकर इंजीनियरिंग रखनी है ना तो काम आएगा। थर्ड में क्या होता है कि जो टेंजेंट थीटा होता है, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो मत लीजिएगा इंजीनियरिंग आगे, कॉट थीटा सारी कहानी इसी की है, टेंजेंट कॉट कॉसेक ही चलेगा आगे जाके,
ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है, लाइन क्या कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से बता दो। अब ये कॉस थीटा और साइन थीटा ग्रेटर देन 0, चलो भाई ये कर रहा है कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि सेकंड वाले में आप यहाँ पे अगर गौर करो तो यहाँ पे साइन थीटा और ये देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जाहिर सी बात है कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है यहाँ पे साइन जो कह रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी, 0 से बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे जो है वो कॉस नेगेटिव है और साइन जो है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लाई करेगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका राइट ऑप्शन जो आना था सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना मेरा बच्चा, तो इसके लिए जाके मेरा बेटा इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लो, इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा, ठीक है, थीटा कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर हम कॉस थीटा नेगेटिव की बात करें तो ग्रेटर देन है, पॉजिटिव है, और साइन थीटा की बात करें तो लेस देन है, नेगेटिव, तो बिल्कुल सही सेकंड क्वाड्रेंट ही लाई कर रहा है। तो इसको मैंने प्रैक्टिकल सेंटर का जब कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, जब अनसॉल्व आया था, तब भी मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई थी, ठीक है जी। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो भी करवा देते हैं। यहाँ पर देखो जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 15 दिया था वो ये था, मैंने कहा था कि साइन 30 डिग्री और कहा था कॉस 60 डिग्री प्लस फिर दिया था कॉस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, ये किसके बराबर है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन और बीच में हमारे पास है प्लस। तो ये सवाल मैंने आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये वाला सवाल दिया था। इसका सोल्यूशन ये था कि जब साइन 30 और आपको पता है 1/2 के बराबर होता है, सोल्यूशन दे रही हूँ उसका, कॉस 60 भी 1/2 के बराबर होता है, जबकि जो कॉस 30 है वो √3/2 के बराबर होता है। याद कैसे है हमें, इसकी ट्रिक भी चैनल पर मौजूद है, फिंगर्स के ऊपर बताया है बच्चों को, ग्रुप के बच्चे मेरे फिंगर्स के ऊपर करते हैं इसको, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, इनको मल्टीप्लाई करो, दोनों रूट के अंदर है, एक ही में आ जाएंगे तो रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। और नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि दोनों √3/2 के बराबर होते हैं, √3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हमारे पास हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, एक जगह रख लेते हैं, पता है ना, सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, 3 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज़ 1। इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का आना था 1। ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की 15 MCQs थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, आप लोगों ने इसको ज़रूर करना है। और एक ट्रिक भी मैं आप लोगों को साथ साथ यहाँ पर देती जाऊँगी। एक सवाल बच्चे ने मुझसे पूछा था चैनल के ऊपर कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा तो हम किस तरह करेंगे, हम क्या करेंगे, मिस हमें कुछ ट्रिक बता दें। तो बेटा मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ, आज अपने दिमाग में चीज़ बिठा के रख लो। देखो अगर वो आपसे 30 की बात करता है, क्या एंगल 30 की बात करता है, छोटा सा थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, थीटा की 30, अगर 30 दिया गया है थीटा, तो 90 डिग्री के सामने वाले दोनों क्या दिए गए हैं, 30 दिए गए हैं। देखो फर्स्ट करो 30 दिया है, तो ये 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है और ये √3 है। अगर मैं 30 की बात करी, कुछ एग्जांपल देके भी समझाऊंगी। अगर मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल सेक दे दो, चलो सेक दे देते हैं, सेक 30 डिग्री किसके बराबर है, नई टेबल आ रहा, आपने कहा मिस ने 30 डिग्री कहा था, एक परपेंडिकुलर 1 है, बेस जो है वो हमारे पास √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है, 1 2 √3 रट्टा लगा लो इसका। अब साइन थीटा की बात कर रहा है तो आप सबको पता है कि साइन थीटा बराबर किसके होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, आप सबको मालूम है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारे पास 2 है और √3, बेस क्या है √3 है, तो ये साइन 30 बराबर हो जाएगा 2 √3 के। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं आते ना तो एक ट्रिक दे रही हूँ यहाँ पर, हर दफ़ा देती हूँ, साहिल पर हरी काई बिछी है, काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ, तुम पाँव बचाओ। क्या मतलब, साहिल पर हरी काई बिछी, तुम पाँव बचाओ, साहिल मतलब साइन थीटा बराबर किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के,
अगर मैं बात करूँ काई बिछी है, काई मतलब कॉस थीटा, थीटा लगा लो बेशक साथ, बिछी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा, तुम पाँव बचाओ, टेंजेंट थीटा पी ओवर बी के परपेंडिकुलर अपॉन इसकी। हवा से जो मेरा मार्कर भी उड़ रहा है, कह रहा है कि मुझे इस्तेमाल करूँ, मुझे छोड़ के रेड ले लिया, समझाने के लिए लिया, थोड़ी देर वेट करो, आपकी ही बारी है। ठीक है जी, टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब इसी के उलट लगा लो। साइन का उलट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? यहाँ पे फटाफट कमेंट कर दिया करो चैनल के ऊपर, फटाफट कमेंट किया करो। इनके जो रेसिप्रोकल है, अगर साइन थीटा की मैं बात करूँ, यहाँ से मिटा दूँ इसको, यहाँ से मिटा देती हूँ। ठीक है, देखो साइन का होता है साइन कॉस टेंजेंट। ठीक है, साइन का होता है कॉसेक, क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो हम लेंगे हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का क्या होता है? सेक थीटा। तो क्या लेंगे? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। टेंजेंट का क्या होता है? सबको पता है कॉट थीटा, जो होता है बी अपॉन पी के, बेस ऊपर आ जाता है परपेंडिकुलर। अब मैंने कहा था साइन थीटा सेक थीटा, तो आपको पता होना चाहिए सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, मतलब काई बिछी है कॉस बी ओवर एच। ठीक है ना, इस तरीके से आपने इसको अपने दिमाग में बैठाना है और सॉल्व करना है। तो ये तो ट्रिक हो गई जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करा दी, जो 6 थे। इसके लिए अगर डिटेल वीडियो देखनी है चैनल पे मौजूद है, ज़रूर देखा करें। मेरे तमाम लेक्चर्स का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, देख लिया करें वहाँ से। उसका राइट ऑप्शन क्या आ गया? ये अगर बिलफर्ज वो हमें यहाँ पर दे देता है 60 की जगह पे कोई भी रेशो के साथ, वो आपको 30 दे दे, 60 दे दे, 45 दे दे, तो क्या परेशान होंगे? अब जाहिर सी बात है, जब आपको उस्तानी जी ने एक 30 की एक ट्रिक बताई है, तो 60 की भी कोई ना कोई ट्रिक बताएंगी। चलो भाई 60 की भी बता देते हैं। टेंजेंट 60, देखिए अब 60 लगाओ, राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको कहा कि 60 हैं दोनों, 90, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है जी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये √3। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, इनकी दोनों की चेंजिंग कर दोगे। अब मैं क्वेश्चन दूँ एक, मैंने कहा टेंजेंट 60, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर √3 है और बेस 1 है, तो 1 लगाना ज़रूरी है डिनोमिनेटर में। हमें पता है जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वहाँ पे 1 मौजूद है जो नहीं लगाया जाता। आंसर इज √3। ऐसे निकालते हैं रेशो। ठीक है, समझ में आ गया अभी आप लोगों को, सब बच्चों को? कोई भी चीज़, अगर कॉसेक दे दूँ, चलो यहाँ आ जाओ। अब मैं आपको कह रही हूँ कि कॉसेक 60 डिग्री निकालो। आप कहोगे मुझे पता है कि ये 1 है, ये 2 है, 3 मुझसे 60 का बताया था भाई, ये तो ऐसे होता है। अब कॉसेक किसके बराबर, ये तो आपको पता होना चाहिए, जो के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, जो कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉसेक बराबर होगा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज बराबर है 2 के, परपेंडिकुलर √3 के। इसका आंसर भी आ जाएगा 2/3, जो कि सेक 30 अगर 2/√3 के बराबर होता है, तो टेंजेंट 60 भी 2/√3 के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हमें तो मालूम है। अब याद तो आपने करना है, दिमाग में तो आपने बिठाना है, जैसे कि हमने ट्रिक से अपने दिमाग में बिठाया हुआ है सारा कुछ, इसी तरीके से आपने भी बिठाना है। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दूँ, तो वो आप किस तरह सॉल्व करोगे? मैंने एक दो सवाल यहाँ पर निकाल कर रखे थे और मैंने कहा था कि आप लोगों को इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवाऊँगी, तो वो भी आप लोगों ने करी। अच्छा, इसके लिए ट्रिक बेटा बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया लेक्चर, इसके लिए मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और फ़ौरन जाते साथ ही वो लिंक देखो पहले, और फिर उसको देखने के बाद जो है आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जिन बच्चों ने नहीं किया, 15 डे टारगेट पेपर, 15 डेज टारगेट पेपर कर लो मेरे चैनल से, और साथ में कॉम्प्रिहेंसिव पेपर मेरा कर लो। इंशाल्लाह टू गेट 100% मार्क्स, गारंटी देती हूँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। दुआ में याद रखें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है और दिल चाहता है कि आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी इस तरह टाइम निकालते रहें। यकीन जानिए आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल रहा है आप लोगों के लिए। चले, दुआ में रखें, याद। मिलते हैं। इस्तानी जी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।